आउट ऑफ अफ्रीका जो माइग्रेशन है, इसको डिस्कस करना आज साइंस की जो नज़र है उसमें इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे देश हैं वो अब इस तरह की उनमें थ्योरीज आ रही हैं कि भाई जो इंसान है वो उन्हीं के देशों में पैदा हुआ और उसके बाद में वो कहीं इधर उधर से माइग्रेट किया है। खासतौर से जो इंडिया है, तो इंडिया में अक्सर हम ये देखते हैं कि काफी बड़े बड़े ऐसे चैनल्स जो अपने आप को ये कहते हैं कि भाई वो साइंस की बेस पे कुछ बातें करना चाहते हैं। उन चैनल्स में भी हमने ये देखा है कि जो जेनेटिक स्टडीज हुई हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है दरअसल कि इंसान का जो ओरिजिन है वो इंडिया के अंदर में भी हो रहा था। तो आउट ऑफ इंडिया की जो एक थ्योरी है, ये जो भारत का जो राइट विंग है ये सामने लाने की कोशिश करता है। और जैसे कि मैंने एक बार मैं अक्सर अपनी जो स्ट्रीम्स है उसमें ये कहता हूँ कि जो फासीवाद जो होता है, फासिज्म जो होता है, वो दरअसल अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करके सामने रखने की कोशिश करता है। जो फासिज्म ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा पास्ट बड़ा ग्लोरियस था और एक इमेजिनरी एनिमी को सामने रखता है और वो ये बताता है कि भाई ये हमारे इस ग्लोरियस पास्ट को डिस्ट्रॉय करने में इस एनिमी का हाथ है। हमने देखा कि जर्मनी में यहूदियों के साथ में जो नाजी लोग थे वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे कि हम हाई एरियन रेसेस हैं और हम तो ये जो एरियन रेस है ये दरअसल पैदा ही इसलिए हुई है ताकि वो जो दुनिया है उस पर राज कर सके और ये जो यहूदी लोग हैं उन्होंने आके यहाँ पे हमारा पूरा जो काम है वो तमाम कर दिया। इसी तरीके से फासिज्म दुनिया में जहां जहां पे भी होता है उसमें हमको ये एलिमेंट्स काफी कॉमन नजर आते हैं। इंडिया के केस में भी अभी पिछले कुछ सालों में आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो है ये बड़ी ताकत के साथ में जो राइट विंग चैनल्स हैं ये सामने में रखते हैं। साइंस को जैसे मैंने पहले कहा तोड़ मरोड़ के आप लोगों के सामने में पेश करने की कोशिश की जाती है। आज हम एग्जैक्टली देखते हैं कि दरअसल ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ ही ह्यूमन माइग्रेशन कहां से हुआ है। आज हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, आज हमारे पास पूरी की पूरी रिसर्च है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि दरअसल ह्यूमन इवोल्यूशन अफ्रीका में हो रहा था। तो हम आज ये भी जानते हैं जो होमिनिड है इसकी तकरीबन 20 से ज्यादा स्पेशीज हुआ करती थी एक समय में। आज हम अकेले रह गए, होमोसेपियंस रह गए अकेले। और ये इनमें से 3 ऐसी स्पेशीज थी जिन्होंने अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किया। आज हम वो भी देखेंगे वो कौन है। एक तो हम खुद ही हैं, बाकी 2 के बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि स्ट्रीम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरा ध्यान से हमारे साथ में यहाँ पे बने रहिए, सुनिए कि हम आज जो चीजें हैं इसको किस तरह से सामने में रखने की कोशिश करेंगे। शेयर कर दूं जी गालिब भाई, जी ये जी कर स्क्रीन आ दीजिए। गई, स्क्रीन आ गई और तो हम हाँ जी, तो दोस्तों आज मैं आपको दरअसल हमारे जो पूर्वज थे उनके कदमों पे वापस लेके चलना चाहता हूँ। आउट ऑफ माइग्रेशन जो है ये हमारे पूर्वज जो हमारे पूर्वजों ने जब अफ्रीका के की धरती से बाहर कदम रखा खाने की तलाश में, एक सेफ प्लेस की तलाश में जहाँ पे प्रोक्रिएट कर सकें, वो यहाँ पे अपनी जो आबादी है उसको आगे बढ़ा सकें। हम यहाँ पे ये भी एक चीज और हम ये भी देखेंगे कि चूंकि मैं इंडिया से आता हूँ दोस्तों और मैं एक एक्स हिंदू ब्राह्मण हूँ, एक्स हिंदू हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कास्ट सिस्टम जैसी चीज चलती है, आप सभी को ये बात पता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई एक ब्रह्मा हुआ करता था, उसके मुंह से ब्राह्मण्स पैदा हुए हैं और उसके पैर से जो शूद्र हैं वो पैदा हुए हैं। और इस कहानी को आधार बना के हमने देखा है कि भारत में हजारों सालों तक जातिवाद का जो जहर है वो समाज के अंदर में घोला गया है। इंसान को इंसान जैसा नहीं समझा गया है। एक इंसान को ये बताया गया कि तू जन्म से बड़ा है, एक इंसान को ये बताया गया तू जन्म से छोटा है। आज जब मैं आप लोगों को दोस्तों अपने पूर्वजों के
उन कदमों पे वापस लेके चलूंगा। आज मैं उस पूरे जातिवाद के जहर को, उस जातिवाद की उस थ्योरी को भी मैं यहाँ से चैलेंज करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी यहाँ पे हमारे साथ में सुनेंगे और आप सभी इस चीज को पसंद करेंगे। तो लेके मैं चलता हूं दोस्तों कि इन द फुट स्टेप्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। देखिए, बात अपनी शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। कहानी है, बस इसको कहानी के जैसे सुनिए। सांकेतिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, उनका अर्थ, उनका जो मीनिंग होता है वो अपने सिंबल्स को आगे, अपने मैसेजेस को आगे पहुंचाने का होता है। तो कहानी जैसे ही सुनिएगा, मैं इस कहानी से ये भी स्थापित करना चाहूंगा कि साइंस की हमारे जीवन में कितनी जरूरत होती है और सच की हमारे जीवन में कितनी जरूरत होती है। कहानी कुछ ऐसी दोस्तों की चीन की जो दीवार है, उस दीवार में कहीं पे, उस दीवार के किसी कोने पे एक छोटा सा कोना है। उस कोने को कहा जाता है दीवार ए कहकहा। कहानी ये कहती है कि जब भी कोई यात्री, जब भी उस चीन की दीवार में कोई घूमने जाता है या देखने जाता है, कहानी ये कहती है कि अगर किसी ने उस दीवार ए कहकहा से झांक के देखा तो वो जोर से हंसता है और उसके बाद छलांग लगा देता है दीवार की से, और फिर उसके बाद उस आदमी का कभी अता पता नहीं मिलता। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि जो रेशनैलिटी की जो दुनिया होती है, रेशनैलिटी जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट हम जिसे कहते हैं, हम जिसे ट्रुथ कहते हैं, सच जिसे कहते हैं, वो भी दीवारें कहा के ही समान होती है जब इंसान सच से पहली बार दो चार होता है। जब इंसान पहली बार तार्किकता से, उसकी जो नजरें हैं वो मिलती हैं, तो उसे, उसके अंदर से एक कहकहा निकलता है कि मुझे कितने सालों से ये बताया गया कि मैं किसी के मुंह से पैदा हुआ हूं, मैं किसी के पांव से पैदा हुआ हूं। मुझे कितने सालों से ये बताया गया कि मैं कोई किसी आदम की संतान हूं, कोई हव्वा हुआ करती थी। लेकिन ये जीवन जो पिछले 3.5 बिलियन ईयर से इस पृथ्वी में, इस अर्थ में चल रहा है, दरअसल मैं उसकी संतान हूं, मैं उसकी सबसे आगे की कड़ी हूं। आप, मैं, हम सब उस जीवन की पूरी प्रक्रिया के सबसे आगे की कड़ी है। विज्ञान जो है, सच जो है, तार्किकता जो है, रेशनैलिटी, साइंस, ट्रुथ, दीवारें कहा के समान है। एक बार अगर किसी को पता चल जाती है दोस्तों, वो इंसान उससे कभी वापस नहीं आ सकता। चलिए मैं अपने आप सभी को इस जर्नी पे लेके चलता हूं। मेरे साथ में आप मेरे हाथ को थाम के रखिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आज स्ट्रीम पे थोड़ी सी अपनी जो ध्यान है वो लगाए रखिए। बस ये चेक कर लीजिएगा आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। तो चलें आगे चलें अगली। दोस्तों, हाँ जी चलें, ठीक है, जी, हाँ सही करते जाएं हम, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमने कई कई बार सुना है ब्लैक लाइव मैटर्स, और जो रंग भेद है, जो रेसिज्म है, उसके नाम पे भी दुनिया में बहुत शोषण हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैं फिर से यहाँ पे ये स्थापित करना चाहता हूँ आप सभी के सामने में, और ये विज्ञान आज इस बात को स्थापित करता है कि दरअसल हम सब अफ्रीका से ही निकले हैं। हम सब उसी एक पेड़ जो है उसकी पत्तियां हैं। हम सब एक ही जैसे लोग हैं। तो कहानी है होमोसेपियंस की। कहानी की शुरुआत तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 40 लाख साल पहले आर्डिपिथिकस रेमिडस नाम का एक होमिनिड हुआ करता था। हमारा बहुत बहुत पुराना एक पूर्वज, एंसेस्टर हमारा। रेमिडस जो था, उसकी जो पांव थे वो इतने चौड़े थे कि वो पेड़ की शाख को पकड़ लेते थे, लेकिन रेमिडस का जो पेल्विक बोन था वो हमारे पेल्विक बोन से कुछ कुछ मिलता जुलता था। इसका मतलब है कि रेमिडस बाइपीडल था, पांव उसके शाखों को पकड़ लेते थे। इसका मतलब है कि वो जो पेड़ हैं उन पे भी रहा करता था, और कभी कभी जब जमीन पे चलता था तो दोनों पैरों पे खड़ा होके ही चलता था। ये कहानी रेमिडस इसलिए आपको बतानी जरूरी है क्योंकि रेमिडस के ही समय में अफ्रीका के जो वेस्टर्न, जो उसका केप है, जहां पे आज का इथियोपिया है,
वहां पे एक जियोलॉजिकल इवेंट होता है। बड़े बड़े पहाड़ जो हैं दोस्तों, वो जमीन से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टकराती हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन वो एक घटना, उस एक घटना की वजह से आप और मैं यहां पे बैठे हुए हैं। हुआ ये कि जब पहाड़ जो है वो बड़े बड़े निकलने लगे तो इथियोपिया के तरफ के जो का पूरा जो अफ्रीका की जगह थी, वहां तक बादल नहीं पहुंच पाए। बादल नहीं पहुंच पाए तो बारिश जो है वो कम होने लगी। बारिश कम होने लगी तो जंगल जो थे घने घने वो छंटने लगे। अब पेड़ एक दूसरे से दूर थे, अब घास के बड़े बड़े मैदान थे। रेमिडस जो है उसके लिए ये चीज एक वरदान साबित हुई, ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि मैंने फिर बताया आपको रेमिडस बाइपीडल भी था। रेमिडस की कहानी वहां से चल के 3 लाख साल पुराने मिले जिबिल इरहूद में, जो होमोसेपियन की जो पहला स्कल मिलता है वहां तक आती है। 40 लाख साल पहले की कहानी से तय हो कि 3 लाख साल कहानी की ये जो कहानी है, ये जो यात्रा है, इसमें हमने देखा कि कई स्पीशीज आए और कई स्पीशीज चले गए। ये ह्यूमन इवोल्यूशन कभी भी लीनियर नहीं होता, एक सीधी लकीर में कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे पेड़ की जो शाखाएं हैं, ट्री की कोई ब्रांचेस हैं, और आज आप और मैं जहां पे खड़े हैं वो उस ट्री की सबसे ऊपर वाली ब्रांच है। कभी उसका एक तना आर्डिपिथिकस रेमिडस हुआ करता था, पहला बाइपीडल। तो सवाल ये भी उठते हैं कि कई बार ये दोस्त हमसे पूछते हैं भाई कि हम ये कैसे तय कर रहे हैं कि ये जो फॉसिल, ये जो स्कल हमको मिला है वो इतना ही पुराना है। इसका जवाब भी हमारी अर्थ के गर्भ में छुपा हुआ है, मिट्टी की तहों के नीचे छुपा हुआ है। गालिब भाई यहां पे मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो अर्थ के जो सॉइल के जो लेयर्स हैं वो अलग अलग समय पे वहां पे जमा हुए हैं, और जब हमको कोई स्कल मिलता है तो हम अक्सर सॉइल के उस लेयर से ही उस स्कल की जो डेट है उसको तय करते हैं। गालिब भाई। हाँ यार, ये सेडिमेंटोलॉजी होती है। सेडिमेंटोलॉजी का क्या मतलब है? सेडिमेंटोलॉजी का ये मतलब है कि असल में जितने पत्थर आप आज जमीन की सरफेस पे देखते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि पानी के एक्शन के अलावा किसी और वजह से बनते हैं, यानी वॉल्केनिज्म से बनते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ज्यादातर रॉक्स जितने भी आप जमीन की सरफेस पे आप देख रहे हैं आज, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं कि दरियाओं से, समंदरों से जब पानी एक्शन करता है, पानी अपने अंदर जो है वो सेडिमेंट लेके आता है। सेडिमेंट का मतलब है कि छोटे छोटे रेत के, मिट्टी के जर्रे, बड़े बड़े पत्थर, ये सब कुछ पानी ही लेके आगे चलता है। और पानी क्या करता है? पानी ऐसा करता है कि पानी इन पत्थरों को लेके, इन ज़रात को लेके, इन 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 ग्रेन्स को लेके अपने अंदर सस्पेंड कर लेता है और आगे चला जाता है। फिर जहां पे पानी की स्पीड कम होती है वहां पे जाके वो क्या करता है, इसे डिपॉजिट कर देता है। उस जगह को कहते हैं सेडिमेंट्री बेसिन, जहां पे जाके वो सेडिमेंट्री मटेरियल को या सेडिमेंट्स को या जर्रों को डिपॉजिट करता है। जिस जगह वो डिपॉजिट करता है उस जगह फिर बहुत ज्यादा रेत वगैरह इकट्ठी हो जाती है। फिर ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या फिर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स क्या होता है, ऊपर से और मटेरियल गिरता चला जाता है। और जितना ज्यादा मटेरियल गिरता है उससे क्या होता है, ऊपर से उस मटेरियल के ऊपर वजन पड़ने लग जाता है, जो उसके ऊपर और मटेरियल पड़ जाता है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये सारे का सारा मटेरियल जो है वो जमीन के नीचे चला जाता है। क्योंकि अगर फर्ज करेंगे 10,000 साल के अंदर जो है 6 फुट सेडिमेंट किसी जगह पर डिपॉजिट हुआ है, तो अगले 10,000 साल में वो जो है वो 12 फुट हो जाएगा। उससे अगले 10,000 साल में, तो 1 लाख साल में तकरीबन तकरीबन वो 60 फुट का मटेरियल होगा। और फिर 2 लाख साल में लगा लेंगे, और ये मैं बहुत ही मॉडरेट किस्म के सेडिमेंट्री डिपोजिशन की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम भी होता है क्योंकि बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्री मटेरियल डिपॉजिट होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि किस वक्त पे कितना ज्यादा हो रहा है। कोई वक्त ऐसा होता है टेम्परेचर
थोड़ा सा नॉर्मल सा होता है, ऐसी इन्वायरमेंट होती है कि उसमें सेडिमेंट्स इतने ज्यादा डिपॉजिट नहीं होते, मगर कोई ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये ओवर द कोर्स ऑफ 100,000 ईयर्स हो सकता है कि 100 मीटर से भी ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है कई जगहों पे। और फिर जब उसके ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर डलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाला सेडिमेंट्री मटेरियल आपस में जुड़ के पत्थर बना लेता है। जितने भी पत्थर आप जमीन पे आज देखते हैं, आपने जिस भी पत्थर को ऑलमोस्ट हाथ लगाया होगा, वो ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और वो जो रॉक्स होते हैं फिर उनकी एजेस भी पता की जा सकती, उनकी एजेस भी पता चल जाती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आमतौर पे फॉसिल्स की मदद से उनके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनकी डेट्स को पता लगाया जाता है। और फॉसिल्स की डेट्स जो है वो कैसे की जाती हैं, वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं उनकी अंदर क्योंकि जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की डेटिंग की जाती है। आसपास इस सेडिमेंट्री रॉक्स की डेट उस वोल्केनिक मटेरियल से फाइंड होती है। फिर जब सेडिमेंट्री रॉक्स की डेट फाइंड होती है तो फिर उससे दूसरे फॉसिल्स की या दूसरी चीजों की डेट भी फाइंड हो जाती है। तो इंसान के जो जितने भी फॉसिल्स हैं, या ये रेमेडस का जो फॉसिल बताया गया, ये आमतौर पे जो बहुत करीब की रॉक लेयर्स हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं। 4.5 मिलियन ईयर्स या 45 लाख साल जो हैं वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जमीन पे जिंदगी ही कम से कम तकरीबन 55 करोड़ साल से मल्टी सेलुलर लाइफ है, और दूसरी लाइफ तो शायद पिछले 3 अरब साल से भी ज्यादा टाइम से एग्जिस्ट करती है। ठीक है अमित, चलें आगे। जी दोस्तों, तो अभी आपको काफी एक एक्सप्लेन करके ये समझा दिया गया कि भाई जो सेडिमेंट्स होते हैं उनसे हम किस तरह से जो एज है इसका भी पता लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि अर्थ की भी एज कुछ इसी तरीके से पता लगाई गई है। दरअसल अर्थ की एज को पता लगाने का एक तरीका बिल्कुल ऐसे ही निकाला गया कि कुछ जो नॉर्थ अमेरिका में मिले हुए कुछ पत्थर हैं और जो मून में मिले हुए पत्थर, उनसे आज हम एग्जैक्टली करीब करीब हम ये बोल सकते हैं कि 4 से 4.5 बिलियन पुराना हमारा अर्थ है। तो अर्थ चलिए हम इस जर्नी में वापस आते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपना ध्यान यहाँ पे बनाए रखिए। आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने ये देखा कि हमने एक एज तय की है, 40 लाख साल पहले का रेमिडस, 3 लाख साल पुराना होमोसेपियन। उस होमोसेपियन की यात्रा वहां पे खत्म हो रही जहां पे आज आप और मैं बैठे हैं। लेकिन वो यात्रा हुई कैसे थी दोस्तों? तो तकरीबन 3 लाख से 2 लाख साल के दरमियान में एक समय ऐसा था कि होमिनिड की 3 स्पीशीज हुआ करती थी। निएंडरथैल, होमो इरेक्टस जिसको हम पेकिंग मैन और जावा मैन भी कहते हैं। पेकिंग मैन जो चाइना में मिला, और इंडोनेशियन आइलैंड्स जो है वहां पे मिलने वाला जावा मैन, जिसे हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। हमारे इंडिया से सुनने वाले दोस्तों को मैं बता दूं, होमो इरेक्टस इंडिया तक में भी आए थे। और अगर आप गौर करेंगे तो सेंट्रल इंडिया में एक जगह है मध्य प्रदेश स्टेट में भीमबेटका, जहां पे अभी माना जाता है कि शायद वो कभी जगह होमो इरेक्टस लोगों की पनाहगाह हुआ करती होगी। और हम होमोसेपियंस, ये 3 स्पेशीज जो हैं ये 3 लाख से 2 लाख साल के दरमियान में अर्थ में एग्जिस्ट करते थे। आज हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है उससे ये बात साबित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जावा मैन जो जावान आइलैंड्स के आसपास में मिला, ये भी होमो इरेक्टस की सब स्पेशीज है। निएंडरथैल जो यूरोप की तरफ माइग्रेट किए, और होमोसेपियंस, ये होमोसेपियंस वो थे दरअसल जो उस दरमियान में अफ्रीका में ही रह गए। लेकिन एक बड़ा लेकिन, जैसे मैंने आपको याद दिलाया, एक ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ था तकरीबन 40 लाख साल पहले, जिसमें प्लेट्स के टकराने से इथोपिया के साइड वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, वहां पे एक दरार पड़ी, पहाड़ उठे, उन पहाड़ों ने बादलों को रोका, इसलिए बारिश कम होनी चालू हुई और घने जंगल लुप्त हुए। वैसा ही तकरीबन 1,90,000 साल पहले अर्थ ने एक आइस एज देखा।
ये जो आइस एज था दोस्तों, ये पेकिंग मैन, जावा मैन के लिए उतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि आइस एज का इफेक्ट उतना उस समय वहां पे उसको नहीं पड़ा। निएंडरथैल जो यूरोप में पहले से रह रहे थे, इस आइस एज का इफेक्ट उनको भी ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां के एक जो ठंडा जो क्लाइमेट है उसकी आदत उन्हें लग गई थी। लेकिन हमारे पूर्वज होमोसेपियंस, इनको बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि अफ्रीका जो है पूरा, हमारे पूर्वजों का घर, होमोसेपियंस का घर पूरी तरह से वीरान होने लगा। ये इतना ज्यादा हुआ दोस्तों कि जो अफ्रीका है वहां पे खाने की किल्लत इतनी ज्यादा होने लगी कि हमारे होमोसेपियंस की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे dwindle डाउन होने लगी, कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि सिर्फ 10,000, करीब करीब 10,000 होमोसेपियंस अर्थ में बच गए अफ्रीका में। अभी वो अफ्रीका से बाहर नहीं निकले हैं। 1.5 लाख साल पहले ये बचे कुचे होमोसेपियंस पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका के केप में। अब आप सुनिए, मैं आपको एक मिरेकुलस स्टोरी बताने जा रहा हूं, चमत्कार से भरी कहानी। खाने को नहीं है, दूर दूर तक जो वेजिटेशन है वो तबाह हो चुका है। 1,90,000 साल पहले का क्लाइमेट चेंज होमोसेपियंस को एक्सटिंक्शन की ब्रिंक तक लेके आ गया है। होमोसेपियंस, उनके पास एक ही जगह है जाने की, साउथ की तरफ, अफ्रीका के साउथ की तरफ। ये ग्रुप जो है ये चलना चालू करता है, धीरे धीरे करके आबादी 10,000 से कम हो रही है। अफ्रीका में दरअसल बहुत ही कम जगह ऐसी है जहां पे शेल फिश मिलती है, सीपी वाली मछली जिसमें से मोती निकलती है, हम देखें शेल फिश। ये जो शेल फिश है दोस्तों, ये वरदान साबित हुई होमोसेपियंस के लिए, क्योंकि खाने का एक बहुत बड़ा जरिया उनको वहां से मिला, प्रोटीन का। 2015 में साउथ अफ्रीका की जो केप है वहां पे ऐसी कुछ गुफाएं मिली हैं जिनसे यह साबित होता है कि 1.5 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमोसेपियंस, जो पहले ही आबादी में कम होते जा रहे थे, भूख से तड़पते हुए जब वहां पहुंचे, वहां उन्हें मिली शेल फिश। और यहां से कहानी एक और शुरू होती है दोस्तों, होमोसेपियंस को वैरायटी का खाना खाने की आदतों को लगने का। साउथ अफ्रीका के केप में जो गुफाएं मिली हैं, जिसको उन लोगों ने अपना घर बनाया, वहां पे उन गुफाओं में चारकोल की कुछ परतें मिली हैं उन 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 गुफाओं की दीवारों में, जिनसे यह पता चलता है कि वहां पे आग जलाई जा रही थी। आग जला के खुद को जंगली जानवरों से बचाते हुए, भूख से परेशान, किसी सहारे की तलाश में हमारे पूर्वज साउथ अफ्रीका के केप पहुंचते हैं और एक ऐसा खाना खाते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। वो खाना पहले से ही रेयर है अफ्रीका में, और उन तटों में ही उन्हें शेलफिश मिलता है। ये हमारे पूर्वज तकरीबन गायब होने की कगार पे थे, लेकिन ये चीज उनके लिए वरदान साबित हुई। ये इतना बड़ा चमत्कार आया। हम जो जेनेटिक स्टडीज हैं उसमें हमने अक्सर ये देखा है कि अगर आपके मेरे और तकरीबन 8 बिलियन यहाँ जो होमोसेपियंस आज मौजूद हैं उनके बीच में जेनेटिक डिफरेंस 0.1% का है। ये ये कैसे हो गया? ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ दोस्तों, हम इसको बॉटलनेक इवेंट कहते हैं। चूंकि बहुत ही कम लोग बचे हुए थे, 10,000 से कम, उन लोगों की ही संतानें हम हैं,
और इसीलिए ये जो बॉटलनेक इवेंट है, इससे जब इंसानियत बाहर निकलती है तो आज 8 बिलियन लोगों के बीच में 0.1% का डीएनए का डिफरेंस है। गालिब भाई, आप यहां तक कुछ कहना चाहेंगे? देखें, आमतौर पे एवोल्यूशन तेज भी कभी तभी होती है जब बॉटलनेक इवेंट्स आते हैं। उसके बाद एक एग्रेसिव किस्म की एवोल्यूशन होती है। दूसरी बात ये भी है कि ह्यूमन बींग्स की जो माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका है वो इन्हीं चीजों की वजह से होती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि अगर अफ्रीका में सिचुएशन ठीक रहती तो इंसान वहां से बाहर नहीं निकलता, और बाहर निकलने का भी इनोवेशन से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जब बाहर निकलना पड़ा तो इंसान को इनोवेट करना पड़ा। इंसान के पास जो है वो एक एबिलिटी तो थी इनोवेट करने की हमेशा से, बट जब इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा चेंज हुई तो उसे इनोवेट और डाई वाली सिचुएशन बन गई। तो इसलिए इंसान ने फिर नए टूल्स भी बनाए। इंसान ने जो है वो उस पुराने जमानों में तो इंसान जो जानवर मारता था, शिकार करता था, उसी की खाल को पहन के वो कपड़े पहन लेता था। और ये भी याद रखिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम जमीन बहुत ठंडी थी। जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर था वो कम से कम भी आज से कोई 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम था, क्योंकि उस टाइम बेसिकली ज्यादातर जमीन के ऊपर आइस एज ही थी। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे इतना टेम्परेचर लो नहीं होता था। और ये याद रखें कि जिन इलाकों में होता था लो टेम्परेचर, वहां पे भी एक सिंपल सी बात यह है कि जिधर 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 आइस एज पर जिधर परमानेंट आइस नहीं रहती थी वो भी इलाके बहुत ठंडे होते थे। जैसे कि इंडिया में परमानेंट आइस नहीं रहती थी, इंडिया के कोस्टल एरियाज में तो बिल्कुल नहीं रहती, मगर प्रॉब्लम यह है कि ठंड यहाँ पे भी बहुत होती थी। तो जो लोग इधर आए थे वो समझ लें कि वो ठंड में ही आए थे, असल सर्दी बहुत ज्यादा थी। जी जी अमित प्लीज। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि एक बॉटलनेक इवेंट से हम गुजरे हैं, और हमारे बीच में, हम 8 बिलियन जो आज लोग हैं, इनके बीच में सिर्फ 0.1% का अंतर है। इसलिए दोस्तों, दीवाले कह कहा से झांकने का एक मौका यहां पे आज मैं आपके सामने में रखता हूं। ये जो चीज है ये साबित करती है कि कोई भी ब्रह्मा के मुंह से नहीं पैदा हुआ है, कोई ब्रह्मा के पांव से नहीं पैदा हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन में हर इंसान बराबर है। इसीलिए दोस्तों, धर्म हमारे साथ क्या करता है? धर्म हमें झूठी कहानी समझाता है। धर्म हमें एक झूठ परोसता है, वो झूठ जो इंसान के शोषण का कारण बनती है, डिस्क्रिमिनेशन का एक रीजन बनती है। इसीलिए साइंस बहुत जरूरी है। दिवाले कह कहा में झांकने का एक मौका ये आपके सामने में अभी आया है। इसलिए खास तौर से भारत से सुनने वाले अगर मेरे कोई दोस्त हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमें हमेशा से ये जो जंजीर पहनाई गई है कि कोई जाति में हम फंसे हुए हैं, आज विज्ञान ने उन जो जंजीरें हैं उन्हें खोल दिया है। इसलिए कभी भी धर्म के नाम पे फैलाए गए झूठ को यकीन मत करिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए इस यात्रा पे आगे मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया बॉटलनेक एक इवेंट हुआ, होमोसेपियंस हमारे पूर्वज बस लुप्त होने की कगार पे, गायब होने की कगार पे हैं। बच गए, बच गए, लेकिन लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि हम होमोसेपियंस में एक बहुत बड़ी खासियत है एक्सप्लोर करने की, बेहतर की तलाश की। ये लालच हमारे अंदर में है। कई बार ग्रीड जो होता है वो बहुत नेसेसरी होता है, लालच कभी कभी बड़ा जरूरी होता है। लालच जो है हमें सर्वाइवल के लिए पुश करता है। हम आज ग्रीड की वजह से ही तो यहां पे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब ये देखा कि आज इस अफ्रीका में, इस भूभाग में जहां पे मैं रह रहा हूं, वहां पे खाने की जगह ठीक से नहीं है, सहारे की जगह ठीक से नहीं है, तो चलो इस आशिया को बदलते हैं, चलो किसी बेहतर जमीन की तलाश में हम चलते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक समय ऐसा था 2 लाख से 3 लाख साल के दरमियान में कि निएंडरथल, होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस, ये तकरीबन हम ये तीन स्पेशीज थी जो एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही थी।
आज हम इस बात को जानते हैं दोस्तों कि 2018 में दरअसल मैनोट नाम का एक केव है इजराइल में, जेरूसलम से 18 किलोमीटर दूर। मैनोट के केव में तकरीबन 30 होमोसेपियंस के फॉसिल्स हमें मिले। मैनोट के केव से 14 किलोमीटर दूर निएंडरथेल फॉसिल्स भी हमें मिले हैं। इसका मतलब है कि वो पहला एनकाउंटर, वो पहली मुलाकात शायद जो इजराइल है ये यहां पे हुई होगी। और अगर हम ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को भी देखेंगे तो आपके सामने में ये एक मैप है, जिस मैप में हमें दिखता है कि एक रूट जो है, एक रूट वो जिसे हम नॉर्दर्न रूट आज कहते हैं, वो नॉर्दर्न रूट अफ्रीका का जो आज इजिप्ट है, सीनाई का जो रेगिस्तान है, वहां से होते हुए इजराइल है, और वहां से चल के शायद ये एक मुलाकात हुई होगी। बिल्कुल इसी तरीके का एक रूट और है दोस्तों, जिसे हम सदर्न रूट कहते हैं, जो रेड सी का एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लाइमेट चेंज का समय आया था, अर्थ में जो है वो आइस एज का भी एक वक्त चल रहा था। उस आइस एज में जो रेड सी का जो वो एरिया है, जो आज तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास का, जिसके बीच में समंदर है, उस समय वो और कम था। तो हमें आज इस बात के सबूत मिलते हैं कि 35 किलोमीटर का वो जो डिस्टेंस था वो कम था, और शायद वहां से भी एक माइग्रेशन होता है। आज हमारे सामने में, आज विज्ञान हमें दो माइग्रेशन हमारे सामने में रखता है, दिवाले कहकहा से मोस्ट जानने का प्रॉब्ली ऐसा भी हो दूसरा सकता मौका। है अमित, जी ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों एग्जिस्ट ही ना करते हो, यहाँ पे कोई लेक्स हाँ हो जी। सिर्फ। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों जो है एग्जिस्ट ना करते हो। ये एक मेरे ख्याल है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का इसको कहते हैं, और दूसरी वो ऊपर स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, जो स्पेन और नॉर्थर्न अफ्रीका वाली है। मुझे इसका याद नहीं है इस वाली स्ट्रेट को, नीचे वाली को क्या कहते हैं। ये दो जगह आपस में, जहां पे दो जगह बिल्कुल मिलने वाली होती है समंदर के पास से, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे साउथ में जो है, हो सकता है कि ये यहाँ से गए ही ना हो, ये डायरेक्ट ही जा सकते हो। ये लो लाइंग एरिया तो रहा होगा रेड सी वाला, बट बिल्कुल पॉसिबल है। और इवन के इनका जो रूट इंडिया तक है वो भी लाजमी नहीं है कि वो ऊपर से होके फिर जाएं वहां से। ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल साउथ से, ये जो कतर की सदर्न टिप है, यहाँ से मेरे ख्याल यमन बनता है, ये यहाँ से भी ये जा सकते हैं, बहरेन से भी जा सकते हैं ये, क्योंकि और हमें नहीं पता, ये भी याद रखिएगा कि सी लेवल बहुत लो था। तो जिस तरह का शेप अभी आपको ये अरेबियन पेनिनसुला का नजर आ रहा है, कम से कम कोस्ट लाइन इससे शायद हो सकता है 100 किलोमीटर और भी बाहर हो, इससे ज्यादा भी बाहर हो सकती है, हमें बिल्कुल पता नहीं है कितनी बाहर हो सकती है। तो उसके मैप्स वगैरह लोगों ने बनाए हुए हैं, मगर उसको देखना पड़ेगा कि कितना होगा और कितना नहीं होगा। चलें अमित, प्लीज कंटिन्यू करें। जी गालिब भाई, तो हम अभी हम देख रहे हैं कि हमने तकरीबन जो दो रूट्स हैं, ये आज का जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है हमारे सामने है कि ये दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न रूट। आगे चलते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये जहाँ पे लाल चिन्ह, जो लाल निशान आप देखेंगे, तो ये मैनोट के वो केव्स हैं, और उससे तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जो एक दूसरे केव्स मिले जहाँ पे निएंडरथैल के फॉसिल्स हमें मिले हैं। इतनी पास दरअसल होमोसेपियन और निएंडरथैल फॉसिल का मिलना ही दरअसल ये बताता है कि एक समय में ये यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहे थे। ये जो दोनों अलग अलग स्पेशीज हैं, इनका यहाँ पे एक इनकी मुलाकात हुई है। और ये चीज बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि आज हम देखते हैं कि दरअसल दुनिया में अब सिर्फ होमोसेपियंस ही बचे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को ही जो आज का मॉडर्न साइंस है ये सपोर्ट करता है, उसके पीछे उसके कारण भी हैं। कारण ये है कि एक फॉसिल बैंक होता है। फॉसिल बैंक को हम कहते हैं कि भाई जहां पे अगर हर एक होमिनिड स्पेशी का हमको फॉसिल मिल रहा है, तो जरूर यही बात हुई होगी कि
जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो वहां पे हुआ है, और ह्यूमन इवोल्यूशन अफ्रीका में ही हुआ है, इसको साबित करने के लिए 5 खोपड़ी की कहानियां हैं। 5। पहला, शेडनेसिस 70 लाख साल पहले। रेमिडस 45 लाख साल पहले। के प्लेटिलॉप 35 लाख साल पहले। होमो हेबिलिस, जिसे हम हैंडीमैन भी कहते हैं, 24 लाख साल पहले। और होमो हाइडलबर्जेनेसिस, यही हाइडलबर्जेनेसिस जो है ये आगे चल के निएंडरथेल में वो वहां पे जाके ये ब्रांच वहां खत्म होती है 7 लाख साल पहले। ये जो 5 खोपड़ियां हैं, दरअसल इन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन की पूरी स्टोरी को बदल के रख दिया। पूरी कहानी जो है वो हमारे सामने में ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी। आज हमें एग्जैक्टली पता है कि जो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जिस रूप में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, वो शायद किस तरह से हुआ होगा, आज हमें ये ठीक ठीक पता है। और होमिनिड की स्पीशीज कौन कौन सी रही होंगी, और किस किस तरह से उनके स्कल रहे होंगे, किस किस तरह से उनके ब्रेन का डेवलपमेंट रहा होगा, ये आज हमें ठीक ठीक पता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये पूरा फॉसिल रिकॉर्ड जो है, ये फॉसिल बैंक हमें अफ्रीका में ही मिलता है। हमें दुनिया के और किसी भी कोने में ये नहीं मिलता। इसीलिए आज हम ये बात को ठीक ठीक स्थापित कर सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन अफ्रीका में हो रहा था। दिवाले कह कहां से झांकने का तीसरा मौका दोस्तों। गालिब भाई, इसमें आप अपनी कुछ बात रखेंगे? हाँ जी, और ये याद रखिएगा कि ये बात कि इंसान अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ है सिर्फ स्कल्स और फॉसिल से ही कंफर्म नहीं होती। जेनेटिक्स में एक रूल है कि जिस जगह भी कोई स्पीशीज ओरिजिनेट होता है, चाहे वो किसी प्लांट का स्पीशीज क्यों ना हो, एनिमल तो दूर की बात है, प्लांट का स्पीशीज भी हो ना, जिस जगह वो ओरिजिनेट होता है ना, उधर जब आप उधर उसके मेंबर्स का जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि उन लोगों में जो है वो क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी उस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होती है। और इंसान की पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अफ्रीका। ठीक है, इथियोपिया के उस इलाके में जहां पे इंसान की एवोल्यूशन हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होमोसेपियंस की पाई जाती है। अगर आप ये देखें कि जी जो है वो पोलर बियर की सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किधर होगी, तो वो नॉर्थ पोल के कहीं करीब करीब ही होगी। ठीक है, या फिर मैं शायद इसकी गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई और जानदार जिसकी ग्लोबल एक्सपेंशन है, उसकी अगर आप देखें तो वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ है। इसीलिए अफ्रीका में हमारी सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है। दोस्तों, लाइक करते जाएं, लाइक्स जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, और लाइक करना तो बड़ा आसान काम है। 215 लोग एक चैनल पे देख रहे हैं और दूसरे पे 33 लोग देख रहे हैं, मगर लाइक्स अभी एक चैनल पे 160 हुए हैं और दूसरे पे सिर्फ 37 हुए हैं। और सुपर चैट में तो कंजूसी भाई बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, चलें अमित, आगे चलें। जी, तो दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी तक की इस पूरी जर्नी में, जब तक मैं आपको लेके गया हूँ रेमिडस से चालू होके 40 लाख साल पुरानी जर्नी, 3 लाख साल पुराने हमारे जो पूर्वज हैं, वहां तक आके हम इस जर्नी का एक पड़ाव हमने खत्म किया। हमने ये देखा है एग्जैक्टली कि विज्ञान किस तरह से आपको जो सबूत है वो देते जा रहा है। हमने बॉटल नेक इवेंट की बात की, हमने अफ्रीका के एक फॉसिल रिकॉर्ड की बात की। अभी तक आपके पास में दीवारें कह कहा से झांकने के बहुत मौके आ गए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। आ, हमने कई बार ये आप लोगों ने हमारे मुंह से सुना है कि भाई जीनेटिक स्टडी ये हमें बता रही है कि ह्यूमन माइग्रेशन जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका हुआ है। जीनेटिक स्टडी बता रही है कि ह्यूमन जो इवोल्यूशन है वो अफ्रीका में ही हो गया। ये भला क्या है ये जीन? ये है क्या चीज? चलिए कोशिश करते हैं आपको बड़ी ही सरल भाषा में समझाने की। मेरे साथ बने रहिएगा, 2 मिनट का आपका ध्यान चाहिए मुझे। दोस्तों, जो ह्यूमन जीनोम होता है ना, उसमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के।
एक न्यूक्लियाई के अंदर में 23 पेयर, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। आप और मैं क्या होंगे, आप और मैं कैसे होंगे, आप और मैं कैसे दिखेंगे, आप और मैं कैसे बात करेंगे, आप और मैं क्या सोचेंगे, यही 23 पेयर इस बात का फैसला करते हैं। जैसे समझ लीजिए इन 23 पेयर्स को किसी बक्से में डाला गया और जोर से हिलाया गया और तब बने आप और मैं। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर में 23 पेयर, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम जो ये तय करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। न्यूक्लियाई के अंदर में, न्यूक्लियाई के बाहर उससे लगा हुआ होता है एक एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आप समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का काम है वो जो न्यूक्लियाई जिसके अंदर में 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, उन्हें खाना खिलाना। बड़े ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो ऐसा समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो किचन है, वो उन्हें खाना बना के खिलाएगा। पावर हाउस है वो न्यूक्लियाई का, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो न्यूक्लियाई के जस्ट बाहर है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से आता है? मां से, मैटरनल लाइन से। और हम सब जानते हैं मां क्या करती है, मां हमारा ख्याल रखती है। तो मां हमारा ख्याल बाहरी लेवल पे ही नहीं रखती है, बल्कि मैटरनल लाइन से जो हमें एम्प्टी डीएनए आता है, मां की तरफ से जो एम्प्टी डीएनए मिलता है, वही इन 23 पेयर जो क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियाई के अंदर में, उनका ख्याल रखती है। उनका ख्याल रखने का मतलब है उन्हें खाना खिलाना, उनका पावर हाउस। सेक्स क्रोमोसोम जैसे मैंने आपको बताया एक ही पेयर है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल हो जाएगी, मादा हो जाएगी। अगर एक्स वाई है तो पुरुष हो जाएगा, मेल हो जाएगा। एम्प्टी डीएनए जो न्यूक्लियाई के बाहर है, मां की तरफ से आ रहा है, लेकिन वाई क्रोमोसोम बाप की तरफ से आता है। वाई क्रोमोसोम बाप की तरफ से आता है। दिवाले कह कहा से झांकने का एक और मौका आपको दे रहा हूं, धर्मांधता से बाहर निकलने का। दोस्तों, आपने अक्सर भारत पाकिस्तान में ये बात तो सुनी होगी ना कि लड़का पैदा नहीं करने के लिए औरतों को ताने मारे जाते हैं कि ये औरत लड़का नहीं पैदा की करती, क्योंकि हमारे समाज में पेट्रियार्की इतनी बड़ी है, हमें लगता है लड़का ही वंश को आगे बढ़ाएगा। लड़की को पराया धन माना जाता है हमारे यहाँ। लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता था, और ये चीज भी हमारे धर्म ने सिखाई है। हिंदुओं में जब शादियां होती हैं तो कन्यादान कहा जाता है। लड़की का बाप जब शादी करता है तो अपनी बेटी की शादी को कन्यादान कहता है। औरत को, लड़की को प्रॉपर्टी समझा जाता है, संपत्ति समझा जाता है। ये हमारी पेट्रियार्की। और लड़की पैदा होने पे मां को ताने पड़ते हैं, लेकिन विज्ञान हमें क्या बता रहा है? एक्स एक्स क्रोमोसोम हुआ फीमेल, एक्स वाई हुआ मेल, और वाई क्रोमोसोम जो मेल पैदा करता है वो आता है बाप से। तो ताना गलत इंसान को पड़ता है, ताना फिर पड़ना चाहिए आदमी को, क्योंकि वाई क्रोमोसोम आता है आदमी के पास से। दिवाले कह कहा से झांकने का एक और मौका। और जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बिलियन लोगों के बीच का जीनोम का डिफरेंस जो है वो 0.1% है। क्यों? क्योंकि 1,50,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ 10,000 बचे। उन्हीं 10,000 लोगों की हम संतानें हैं। इतने कम ग्रुप से हम चूंकि निकल के 10,000 से निकल के आज 8 बिलियन हो गए हैं, इसीलिए जीनोम का डिफरेंस इतना कम है। गालिब भाई। हाँ जी, तो ये जो जीनोम का हमारा डिफरेंस है, ये आप याद रखें कि ये इतना कम है कि हम सब के सब एक ही स्पीशीज हैं। अगर किसी का रंग डार्क है, कोई ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है, कोई चॉकलेट है, कोई वाइट है, बिल्कुल ठीक है।
ये सिर्फ और सिर्फ स्किन कलर का डिफरेंस है, बाकी जेनेटिकली हम सारे 99.99% सेम। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मुझसे डिफरेंट है, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, कोई अफ्रीका में रहने वाला डिफरेंट है, कोई ब्राह्मण डिफरेंट है, कोई जाट डिफरेंट है, कोई 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 जो दलित जो है वो डिफरेंट है, सारे सेम है। ठीक है, ब्लड ग्रुप आप देख लें, दलितों को भी वही होते हैं, दलित का ब्लड ब्राह्मण को लग सकता है, ब्राह्मण का ब्लड दलित को लग सकता है। जितना मर्जी हिंदुइज्म कह ले, बातें कर ले, सैयद का ब्लड जो है वो नॉन सैयद को लग सकता है, नॉन सैयद का सैयद को लग सकता है। ठीक है, जब आप मरने लगोगे ना, एक ब्राह्मण का ब्लड दूसरे ब्राह्मण को नहीं लगेगा अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट हुआ तो। एक दलित का ब्लड एक ब्राह्मण को लग जाएगा, एक सैयद को नॉन सैयद का ब्लड भी लग जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पोर्क खाने वाले का ब्लड जो है वो एक वेजिटेरियन को भी लग जाता है बड़े मजे से। ठीक है, और एक वेजिटेरियन का ब्लड भी एक एक काऊ खाने वाले को लग जाता है। समझ गए हैं? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कौन सा होता है? वो जो आपकी माँ की तरफ से आपको मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो एनर्जी फैक्ट्री होती है एक सेल की। आपके हर सेल के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया एक सेक्शन है जो कि न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है। इसका ये बेसिकली क्या करता है? ये वो डीएनए है जो कि ऐसी प्रोटीन्स को एनकोड करता है जो कि सेल के अंदर एनर्जी के फंक्शंस को करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ आपकी माँ से मिलता है, और इसको आप जितना पीछे ले जाते जाएंगे ये आपकी मैटरनल लाइन तक जाएगा। और वाई क्रोमोसोम जो है वो आपको अपने बाप से मिलता है, और वो आप उसको जितना पीछे लेते जाएंगे वो आपकी पेट्रियार्कल लाइन पे जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंसान की तारीख के बारे में हमें बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं। जी अमित, कंटिन्यू करें। जी, तो हम अगली साइड में चलते हैं। चलिए अब इस बात को भी देख लेते हैं भाई कि अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे कि हमने आपको जो जीनेटिक्स का जो लॉजिक है ये आपको समझा दिया। एमटीडीएनए माँ की तरफ से, वाई क्रोमोसोम बाप की तरफ से। चलिए इन्हीं को पकड़ लेते हैं और एक नक्शा तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जो नक्शा हमें ये बता सके कि क्या ह्यूमन माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका ही हुआ है कि नहीं। बस यही जाके दोस्तों सारे के सारे धर्म और जितना भी झूठ फैलाया जा रहा है वो फेल हो जाता है। आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ यूरोप, आउट ऑफ अमेरिका, सारी की सारी थ्योरीज गलत हैं। एक ही थ्योरी सही है, आउट ऑफ अफ्रीका। हम अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए और उसके बाद वहीं से ही हम बाहर निकले। तो हैप्लो ग्रुप, हैप्लो ग्रुप एक जीन का ग्रुप है। जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं सरल कोशिश करने की मैं इसको सरल रखने की कोशिश करता हूं। एमटीडीएनए मां की तरफ से आता है। एमटीडीएनए का जो हैप्लो ग्रुप है L3, वो एक सिंगल हैप्लो ग्रुप है, एक सिंगल हैप्लो ग्रुप। जब इस हैप्लो ग्रुप को आगे चल के डिवाइड किया जाता है तो N और M आते हैं। L3 हैप्लो ग्रुप आगे चल के डिवाइड अगर हो रहा है, पूरी दुनिया के लोगों में जब इसकी स्टडी की जा रही है तो हमें दिख रहा है L3 हैप्लो ग्रुप mtDNA वाला N और M में डिवाइड हो रहा है। N जो है, N हैप्लो ग्रुप, वो आगे चल के R में डिवाइड हो रहा है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन लेकिन दोस्तों, अफ्रीका में सिर्फ जो L3 है, दरअसल उसका ना डिवीजन हो रहा है, बल्कि उसी की लीनिएज, उसी की वंशज आगे चल रही है, जिसे हम LO L1 ए के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका में डिवीजन नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी लीनिएज हमको चलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस समय वो इवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ है, और जब ह्यूमन माइग्रेशन अफ्रीका के बाहर गया है, वहां पे एक दूसरे से वो लोगों ने प्रोक्रिएट किया है, तो हैप्लो ग्रुप्स अलग अलग डिवीजन में होते चले गए हैं। मैटरनल लाइन से हो रही है ये बात साबित mtDNA के। पैटर्नल लाइन में आता हूं मैं, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में 3 हैप्लो ग्रुप हैं पूरी दुनिया में, सी, डी और एफ। सी, डी, एफ। ये जो सी, डी, एफ हैप्लो ग्रुप्स है ना दोस्तों, ये इनका पेरेंट हैप्लो ग्रुप सेम है, सीटी। और जो सीटी हैप्लो ग्रुप है ये सिर्फ अफ्रीका में ही ओरिजिनेट करता है।
ये अफ्रीका के बाहर मिलता ही नहीं है। तो अब हम जो जीनेटिक साइंस है उससे भी ये ठीक ठीक स्थापित कर सकते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन दरअसल अफ्रीका से ही हुआ है। ह्यूमन आउट ऑफ अफ्रीका हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन अफ्रीका के अंदर में हुआ है। अब हम करीब करीब आज हमारे पास इसके पूरे डेटा है, इसका पूरा साइंस है। दिवाले कहकहा से झांकने का एक और मौका। देख, मेरे ख्याल से कई लोग उस दीवारे कहकहा से अगर नहीं भी कूदे होंगे तो अभी तक कूद चुके होंगे, लेकिन मैं मौके लगातार देता चला जा रहा हूं। आखिरी स्लाइड की तरफ मैं लेके चलता हूं। और जैसे कि हम ये पॉसिबल रूट्स की बात कर रहे थे, जो गालिब भाई ने भी हम जो बात कर रहे थे, वो कुछ पॉसिबल रूट इस तरह के हैं। हमें एक जो ऊपर की तरफ एक रूट दिखाई देता है उसे हम नॉर्दर्न रूट कहते हैं, और एक जो रूट हमको दिखाई देता है वो हमें सदर्न रूट जो दिखाई देता है, और रेड सी वाला, उसे हम वहां से एक ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है। और ये ह्यूमन माइग्रेशन होते होते हम ये देख रहे हैं, अगर ये रेड कलर की एरो जो सदर्न रूट वाली है, इसे आप देखेंगे तो ये भारत आते आते भारत से बर्मा, थाईलैंड और यहाँ से होते होते फिर ये मलेशिया, इंडोनेशिया से होके यही जो ह्यूमन माइग्रेशन की वेव थी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। एक हमें ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो हम ये देख सकते हैं कि यूरोप जाती है। और जब एक वेव, एक जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है जो नॉर्दर्न रूट से आ रही है, वो भारत की तरफ आ रही है, और भारत की तरफ पहले आई है और फिर भारत से होते हुए वो रशिया की तरफ गई है। तो कहानी कुछ इस तरह की है दोस्तों। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे वो पूर्वज, ये जो होमोसेपियन माइग्रेशन है, आज हमको जीनेटिकली ये बात एग्जैक्टली पता है कि ये तकरीबन 65,000 साल से लेके 55,000 साल के बीच में कभी हो रही है। एक पहला ग्रुप 1,000 लोगों का ग्रुप है, वो पहली बार जब भारत के दरवाजे खटखटाता है अनडिवाइडेड इंडिया के जब के डोर स्टेप तक वो पहुंचता है। तकरीबन 1,000 लोगों का वो ग्रुप है। 65,000 साल पहले आपके मेरे हम सबके पूर्वज वहां से निकले हैं, और ये पूरी सिविलाइजेशन, ये सभ्यता उन्होंने ही बनाई है। हम दरअसल उन्हीं की संतानें हैं। और ये वो समय था जब वो भूख से और नए घर की तलाश में वो बाहर निकले, और उसके बाद आज उनका एक एक जीन जो है, उनकी जो यादें हैं वो जीनेटिक रूप में हमारे खून के हर कतरे में मौजूद हैं। सारा कुछ इंटरनेट से लेके विज्ञान की हर प्रगति, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, ये बनाने वाले वही लोग हैं जो अफ्रीका से माइग्रेट करके आए थे उस समय जब ये पूरी तरह से वीरान थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को अपना घर बनाया। आज 8 बिलियन लोग हम सब दरअसल एक ग्लोबल फैमिली की तरह हैं, ग्लोबल फैमिली की तरह। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जब वो अफ्रीका से निकले और इन वीरान जो धरतियां हैं इनमें उन्होंने अपना राज स्थापित किया, सभ्यताएं स्थापित की, विज्ञान स्थापित किया, तो कौन यहां आया था, कौन दिया बाल गया, कौन यहां आया था, कौन दिया बाल गया, सूनी घर दहरी में ज्योति सी उछाल गया। वीरान धरती में उन लोगों ने ज्योति ही ज्योति हर तरफ फैला दी। आंखों में तीरा आया, सारा आकाश सहज नए रंग रंगा थका, हारा आकाश सहज, पूरा अस्तित्व एक गेंद सा उछाल गया। आज हम जानते हैं दोस्तों कि होमोसेपियंस की क्या ताकत है। आज हमने एक ऐसा टेलीस्कोप जो है वो अंतरिक्ष में भेजा है जो हमें 13 बिलियन साल पुरानी जो गैलेक्सीज हैं वो दिखा रहा है। पूरा अस्तित्व एक गेंद सा उछाल गया। जो निकले थे जो लोग उन अधरों में राग, एक नए घर की तलाश में निकले थे, तो उनके अधरों में राग, आग, अनमनी दिशाओं में, पार्श्व में, प्रसंगों में, व्यक्ति में, विधाओं में, सांस में, शिराओं में पारा सा ढाल गया। आप और मैं दोस्तों उन लोगों की संतानें हैं। अपनी तार्किकता को बनाए रखिएगा। हम हमेशा तर्क से ही अपने जीवन को तय करेंगे। धर्म जो है बड़ी छोटी सी चीज है हमारे सामने में। और मैं ऐसे आप सभी दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप ये पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने हमारे साथ सुनी, बहुत धन्यवाद आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।